जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद वस्त्रों को वरीयता देते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो ये सत्य है, ये भ्रामक है, परंतु आर सत्य है। जाड़े में नहीं बल्कि गर्मी में पहनने के लिए हम सफ़ेद वस्त्रों को वरीयता देते हैं। सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक तथा खराब अवशोषी होते हैं। इसी कारण गर्मियों में काले या गहरे रंगों की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र अधिक सुविधाजनक होते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर में विकल्प बी को सही माना, जो कि गलत है। बी अर्थात दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। कथनों पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। सही है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में। मानव में पसीनों का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित थर्मो रेगुलेशन रखने में होता है। यह वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटा या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, तो दोनों पर। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है और आराम महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के द्वारा। मिट्टी के एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। उस सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री व शिमला में 71 डिग्री पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? तो ये है, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही साथ पहुंचेंगे। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित करती है निम्न आर्द्रता। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है, ये घटता जाता है। ये कथन ऐसे ही है, परंतु भी गलत है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालते हैं, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है। ब्लड प्रेशर इस बाह्य दाब को संतुलित कर लेता है, परंतु हम जल के अंदर बाह्य दाब का अनुभव करते हैं, क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, गलत है। और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, ये सही है। तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव की सांद्रता बढ़ने की बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है, बी सही है। कमरे के सामान्य तापक्रम एवं वायुदाब में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसे 5 मिनट तक उबालें या 25 मिनट तक। वायुदाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। वायुदाब के परिवर्तित होने पर बॉइलिंग पॉइंट तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायुदाब होने पर उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायुदाब की दशा में उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा घटेगी। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। फलतः इसमें अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पहाड़ों पर कम वायुदाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़े कम तापमान पर उबलता है और इसमें ऊष्मा कम होती है, इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग अधिक लाभदायक है।
प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और प्रेशर कुकर में एबोनाइट की हत्था लगा होता है। एबोनाइट मजबूत होता है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। एबोनाइट के हैंडल लगा है क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट कुचालक होता है या मजबूत भी होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल, उस पर रखा गया वजन। ढक्कन किसी प्रेशर कुकर में जिस ताप पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। तो 1 और 3। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। अधिकांश द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है परंतु घनत्व में कमी आती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 से 4 डिग्री के बीच ठीक उल्टा हो जाता है, अर्थात गर्म करने पर आयतन में कमी आएगी और घनत्व बढ़ेगा। किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 से 4 तक आयतन घटता है और 4 डिग्री से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात जब इसका आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। अतः 0 से 10 के बीच इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। जब आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा कर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है? नहीं। बर्फ की संगलन ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो 3 सही है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जल जमने पर आयतन बढ़ता है। जलयुक्त गिलास में गिरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करेगा? ताज़ा बर्फ की ढकी हुई भूमि अर्थात एल्बिडो। बर्फ की परतों पर अधिक होता है। एल्बिडो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सफ़ेदी। इससे यह पता लगाया चलता है कि कोई सतह जितनी सफ़ेद या उज्ज्वल होगी बर्फ का एल्बिडो उतना ही हाई होगा। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी फलों के पकने और उनके क्षय होने की दर भी अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाले परिस्थितियों में
फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देते हैं, क्योंकि वातावरण में श्वसन की दर का ह्रास होता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। यद्यपि ये ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, किंतु ऊष्मा का कुचालन इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग, ये सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, तो ये गलत है। आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, सही है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो तापमान को बढ़ा देती हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि वह पुनः मूल आयतन प्राप्त कर ले? तो ये है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तरंग गति। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ हैं जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार। जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगों को दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तनी हुई, उदाहरण के लिए तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। किसी डोरी या रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर उसके दूसरे मुक्त सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में उसके कणों के कंपन तरंग की गति की दिशा के विपरीत के लंबवत होते हैं। स्पष्ट है कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अर्थात इस तरह की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। और अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं। अर्थात ट्रांसवर्स वेव्स केवल सॉलिड और लिक्विड में होती हैं, जबकि ये गैस में अनुपस्थित होंगी। अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुंबकीय हो सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग में माध्य स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं। किसी तरंग के लिए दो
श्रृंगों के गर्तों के बीच की नियत दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ये इस प्रकार है, ये तरंग दैर्ध्य की लंबाई होगी। अनुदैर्ध्य तरंगे किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण के संचरण की दिशा समानांतर कंपन करते हैं तो इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। इस किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उस पर उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। जिस स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास हैं वे स्थान संपीड़न कंप्रेशन की दशा में कहे जाते हैं तथा जिन स्थानों पर चक्कर दूर हैं वे स्थान विरल रेयरफैक्शन की दशा में कहे जाते हैं। ये कंप्रेशन की दशा में है, ये रेयरफैक्शन की दशा में है। जिस एक संपीड़न से दूसरे संपीड़वर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरल से दूसरे समीपवर्ती विरल की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं, अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव सभी ऑल में उत्पन्न की जा सकती है। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा यांत्रिक होती है। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती है। आवर्तकाल किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी इसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस तरंग संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है। चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो जहाँ भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगे भी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगे इत्यादि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं और इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाल बराबर प्रकाश की चाल। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विभिन्न प्रकारों और उनके घटते हुए क्रम। आवृत्ति गामा किरणें, एक्स-रे किरणें, पराबैंगनी दृश्य, अवरक्त, लघु माइक्रो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, टेलीविजन और एम रेडियो, दीर्घ रेडियो तरंगे। तो इनकी फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर बढ़ती जाएगी तथा तरंग दैर्ध्य ऊपर से नीचे घटती जाएगी। तरंग दैर्ध्य ऊपर से नीचे बढ़ेगी तथा फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर बढ़ेगी। दृश्य वेवग्योर, बैगनी, नीला ये सब हैं जिनकी सबसे लघु तरंग वेव इनमें से होती है। 400 nm की बैगनी है और लाल तरंगे सबसे इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है दृश्य तरंगों की तुलना में। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंगे।
उपरोक्त विकल्पों में ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि रेडियो तरंगे एक्स किरणें तरंगे तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगे माध्यम के कणों की असीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो यह पराध्वनिक तरंगे। पराध्वनिक तरंगे ऑडिबल ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रवणीय रेंज ऑडिबल रेंज की उच्च सीमा से अधिक होती हैं, अर्थात 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती हैं, उन्हें अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक तरंगे कहते हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें तथा परावैंगनी किरणें तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की श्रेणी में आते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती हैं। आयन मंडल से बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करने वाले आयनोस्फीयर रेडियो तरंगों के विक्षोभण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ये है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे निर्वात में या शून्य में गति नहीं कर सकती। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता और वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं। तरंग संचरण दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं ध्वनि तरंगे। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जो गलत है। यह ऊर्जा आवेशित कण होते हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं। वे ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति सूर्य से होती है। परा उच्च आवृत्ति अर्थात अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे संचरित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे साधारणतः अंतरिक्ष के तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे तथा माइक्रोवेव का संचरण भी किया जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रिस्ट्स तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है वेवलेंथ। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है एक्स किरणें। क्रिस्टलोग्राफी का या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगे। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की ऊंचाई, रेंज, दिशा, गति आदि का पता लगा सकता है। जब संताप मंडल में ओजोन का क्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 10⁻⁷। परावैंगनी विकिरण की तरंग दैर्घ्य 3 प्रकार होते हैं। अल्ट्रावायलेट 3 प्रकार की होती हैं। अल्ट्रावायलेट ए विकिरण जिन तरंग दैर्घ्य 320 से 400 नैनोमीटर है। विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है, पृथ्वी की सतह पर आसानी से पहुंच जाता है। अल्ट्रावायलेट बी विकिरण 280 से 320 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला होता है और आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है, परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है। यूवी अल्ट्रावायलेट सी विकिरण 100 से 280 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला होता है। यह ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। अतः समताप मंडल में अक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य 100 नैनोमीटर होगी।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यह है इंफ्रारेड तरंगे। अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है जिनकी वेवलेंथ दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए किया जाता है। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिसकी सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें होती हैं माइक्रोवेव। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। बरसात में रेडियो तरंगें वर्षा की बूंदों में टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम होते हैं। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं तथा जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते। एमएफ प्रसारण सेवा प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित में से किस किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये है एक्स किरणों का। सीटी स्कैन करने में प्रयुक्त लाया जाता है एक्स किरणों का। सीटी स्कैन अर्थात कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। ध्वनि।